नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम इस स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बजट को लेकर। जी हां, आज क्योंकि अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो मेडिकल बजट को लेकर है कि इस बजट में मेडिकल बजट को लेकर क्या कुछ रहा। क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 और 25 का बजट संसद में पेश किया है। अपने बजट में उन्होंने हेल्थ सेक्टर के लिए कई तरह की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी, जिससे इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जाएंगी। इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा। बच्चों की देखभाल और पौष्टिक भोजन तक पहुंच में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के काम में तेजी लाई जाएगी। इससे बच्चों को सही पोषण मिलेगा और कुपोषण की समस्या से बचाव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण की कमी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरे भारत में मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत टीकाकरण के लिए यूबिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इससे बच्चों के टीकाकरण को और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा, जिससे उनका कई तरह की बैक्टीरियल और वायरस से होने वाली बीमारियों से बचाव हो जाएगा। डेयरी पशुओं के लिए अलग अलग तरह की बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के प्रयास किए जाएंगे। पशुओं को बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण पर भी जोर दिया जाएगा। इससे पशुओं को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए बजट में क्या कुछ निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया वो भी आपको बता देते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगने वाली HPV वैक्सीन को उपलब्ध कराएगी। इस वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों की रोकथाम हो सकेगी। भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बाद यह महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। पहले इस कैंसर के मामले 50 साल की उम्र के बाद आते थे, लेकिन अब 25 से 35 आयु वर्ग में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को बढ़ाने के फैसले का एक्सपर्ट्स ने भी स्वागत किया है। अब ये वो बजट था जो निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया हेल्थ को लेकर। अब पिछले बजट में जाते हैं और बात करते हैं कि इस बजट में और उस बजट में कितना अंतर रहा, कितना प्रतिशत ये बड़ा है। तो आपको बता दें, जीडीपी की सबसे पहले बात करेंगे। जीडीपी का जो प्रतिशत है पहले 5% था टोटल, और जबकि अब इसे 8% होना चाहिए था। तो टोटल बजट 2023 और 24 का 45,03,097 हेल्थ, इसके बाद आपको बता दें 89,155, ये पूरा आंकड़ा जो दर्शाया गया है, ऐसे में 13% बढ़ाया गया। लेकिन जीडीपी का 2.38%, टोटल बजट का 1.98% रहा। और आपको बता दें कि ऐसे में WHO की बात करें तो WHO ने एक वादा करते हुए कई तरह की चीजें साझा की हैं कि पहले हॉस्पिटल में कितने बेड थे, अगर इस तरह की अभी बजट में घोषणा की गई है तो कितने बेड जो हैं वो होने चाहिए थे, वो भी आपको विस्तार पूर्वक बता देते हैं। भारत में बेड और डॉक्टरों की बहुत कमी है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहा गया। यानी कि WHO के अनुसार भारत में 1000 लोगों पर अस्पतालों में सिर्फ 0.5 बेड उपलब्ध हैं। यहाँ 143 करोड़ लोगों के लिए 1.25 लाख ICU बेड हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या भी वैश्विक मानकों से बहुत कम है। 1000 की जनसंख्या पर WHO के हिसाब से एक MBBS डॉक्टर या 3 स्टाफ नर्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे राज्य में इसके विपरीत 17,500 की जनसंख्या पर एक MBBS डॉक्टर और 10 नर्स स्टाफ हैं। फाइनेंस कमीशन के हिसाब से टोटल बजट का 8% हेल्थ पर खर्च होना चाहिए, लेकिन 3.5% ही दिया जाता है। उसमें भी नीचे से ऊपर तक सुविधा शुल्क के चलते 3.5% भी खर्च नहीं हो पाता। यह सारा आंकड़ा वो है जो WHO के द्वारा दर्शाया गया है। हालांकि वित्त मंत्री के द्वारा आज अपने अंतरिम बजट में ये सारी घोषणा की गई जो हमने आपको विस्तार से बताई, और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर BP त्यागी हैं, हेल्थ प्रभारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास जाएंगे और रुख करेंगे
कि डॉक्टर साहब जिस तरह से आज निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर, हेल्थ बजट को लेकर जो घोषणाएं की हैं 2023 और 24 के मुकाबले, अब 24 और 25 के इस बजट में कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है? हालांकि WHO की रिपोर्ट भी आपने सुनी, उसने किस तरह के वादे किए हैं? लगता है हमारी आवाज जो है डॉक्टर बीपी त्यागी तक नहीं पहुंच रही है। मैं इंतजार करते हैं जावेद थोड़ा सा जी, किस तरह से जो है बात होगी अभी डॉक्टर बीपी त्यागी से, जैसे जुड़ेंगे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जी। लेकिन आज जो बजट पेश हुआ है वो एक तरीके से बहुत ही बैलेंस्ड बजट है, अंतरिम बजट है जी। ये 4 महीने के लिए बजट होता है और इसके बाद जब नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाएगा और जो भी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे, नई सरकार बनेगी, उसके बाद जो है आगे का बजट, केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। तो अभी जो है सिर्फ 4 महीने का बजट है, चुनाव तक, मई तक की हम बात कर लेते हैं, उसमें है जी। उसमें जो घोषणाएं की गई हैं, जिस तरह से देखें जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है और जो गरीबों को लेकर जैसे नए घरों की बात जो है सरकार कर रही है, नए रेल कॉरिडोर की सरकार बात कर रही है और जो टैक्स स्लैब की हम बात करें तो कॉर्पोरेट जगत को उन्होंने 22% पर लेकर आ गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, जिससे ये कहा जा रहा है कि जो है मिडिल क्लास को राहत मिलेगी या मिडिल क्लास वहीं की वहीं स्टेबल है। तो ये जो स्थितियां हैं या कोई छेड़खानी नहीं की गई है और सरकार ने जिस तरीके से बजट पेश किया है वो ये बताता है कि अगली बार भी जीतकर हम ही आ रहे हैं। बिल्कुल। और वही सरकार जो है अपना अगला बजट पेश करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो हमारे देश के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और या उस पर क्या होना चाहिए, उसका सामना जो है सभी का होता है, अस्पताल से, चाहे सरकारी अस्पताल हो या गैर सरकारी अस्पताल हो। सरकारी अस्पतालों के लिए आप आयुष्मान कार्ड के भरोसे ही जो है अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। आपको कभी कभी अपने कॉलोनी में, गली में, मोहल्ले में MBBS डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है या पैथोलॉजी लैब के पास भी जाना पड़ता है और वहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि एक छोटा सा जो MBBS डॉक्टर है वो भी जो है 300 रुपये 200 रुपये का एक फीस जरूर रखता है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि आयुष्मान कार्ड की जो राशि है वो एक निर्धारित राशि है, लेकिन अगर किसी को लंबी चौड़ी बीमारी हो जाती है तो उसे बाहर भी जाना पड़ सकता है, एक अच्छे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है जो उस राशि के अकॉर्डिंग काम नहीं करा सकता। मैं देखिए जैसे अभी आप बात कर रहा हूँ, फरवरी का महीना है, बरसात हो रही है, दिल्ली NCR में अलग अलग क्षेत्रों में लोग जो है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन से ग्रसित है और यदि हम इसको हेल्थ पर भी ले जाकर देखते हैं तो एक व्यक्ति जो है अमूमन इस 1 फरवरी के महीने में अगर बीमार पड़ता है तो 5 से 10 हजार रुपए खर्च करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है, तो मैं जो समझ पा रहा हूं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हेल्थ को लेकर जो हमारे अस्पताल कितने तैयार हैं, सरकारी अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूं कि जब सरकार की बात कर रहे हैं तो, और यदि गैर सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं तो उनके लिए आपने क्या गाइडलाइन जारी की है जिस तरह से वो एक बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी दे सकें हमारे शहर के निवासियों को या देश के निवासियों को। इसी पे चर्चा करेंगे आज कि आखिरकार हेल्थ के लिए क्या बजट सरकार ने दिया। अगर अंतरिम बजट की बात करें, 4 महीने के लिए बात करें, तो क्या दिया है और क्या होना चाहिए था। इसी पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनसत्ता दल पार्टी के महासचिव और चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी। आप जो है पॉलिटिकल भी हैं और दूसरा डॉक्टर भी हैं, अब एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, अब एक अस्पताल चलाते हैं गाजियाबाद के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में अनिल गोयल। आप दोनों का चर्चा में स्वागत है, डॉक्टर बीपी त्यागी और अनिल गोयल। धन्यवाद जावेद जी। देखिए, किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन और हेल्थ। हेल्थ पे जो होने वाला खर्च है जो दिखाई नहीं देता है वो ठीक उस तरह से होता है जैसे कि समुद्र में रहने वाली मछली कब पानी पी लेती है पता नहीं चलता। ऐसे ही ये खर्च ऐसा होता है कि जो पता ही नहीं चलता कब आपको कितनी तरह से तोड़ देता है, चाहे बच्चे की बीमारी हो, माँ बाप की बीमारी हो, खुद की बीमारी हो या फिर पत्नी की बीमारी हो या छोटी मोटी बीमारियां जो आपके घर के बजट को भी बिगाड़ देती हैं। इसके अलावा सरकार अस्पतालों को क्या दे रही है। डॉक्टर बीपी त्यागी, देखिए अनिल गोयल साहब हैं, वो तो सरकार के बजट की, अपने बजट की तारीफ करेंगे ही, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं बीइंग अ डॉक्टर क्या होना चाहिए था इस अंतरिम बजट में। देखिए, जो टोटल बजट आज का आया है वो आया है 40,03,000
करोड़ का, जी हेल्थ को दिया है 89,155 करोड़, जी जो पहले बजट से 13% ज्यादा है। पहला बजट था 79,145। ठीक है। लेकिन हमारा यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि जो कंट्रीज हैं वो अपने हेल्थ बजट को टोटल जीडीपी का 5% रखें। ठीक है। तो आज का जो हेल्थ बजट है वो टोटल जीडीपी का 2.38% है, जो कि 5% से आधा है, ठीक जो है। यूनाइटेड नेशंस की रिक्वायरमेंट है। हम्म। और जो हमारा फाइनेंस कमीशन बोलता है वो ये बोलता है कि जो टोटल बजट है उसमें हेल्थ का 8% होना चाहिए, मतलब हेल्थ का बजट 8% होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये जो हमारे सामने बजट है, इसमें टोटल जो हेल्थ का बजट आया है वो 1.98% है, 8% के बजाय 1.98%। ठीक। तो मेरे हिसाब से ये जो बजट आया है ये हेल्थ को 1/3 मिला है, जो कि मिलना चाहिए था एज पर नॉर्म्स। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं, हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जैसे हम करते हैं। यदि हम विकसित देशों की हम बात करें, अमेरिका नंबर 1 पर है और जहां तक मेरी जानकारी में लगभग 17% वो अपने हेल्थ पे खर्च करता है। मैं सही कर रहा हूं डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ही जर्मनी है, जापान है। थोड़ा आप बताएं, जैसे कि अनिल गोयल जो बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं सुन सकें कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं, और हम जो अपने आप को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, हो चुके हैं, ये कहा जा रहा है। ऐसे में हम हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं? वो देखिए, जो माननीय मोदी जी ने हमारी इकोनॉमी को ऊंचा किया है, अब हम नंबर 5 पे हैं जी। नंबर 5 पे हम आते हैं। ये जो डॉक्टर साहब सीरियल वाइज इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। डॉक्टर साहब, ये अनिल गोयल जी से सवाल था। नहीं, डॉक्टर साहब सही है। डॉक्टर साहब बताइए प्लीज। जी, ये जो है नंबर 1 यूएस आता है जी। और सेकंड चाइना है, थर्ड जापान है, 4 जर्मनी है और 5th इंडिया है जी। लेकिन अब आप ये देखें, जो जर्मनी है चौथे नंबर वाला, वो हेल्थ पे 13% खर्च कर रहा है अपने टोटल जीडीपी का। ठीक है। अमेरिका कर रहा है 17.65। ठीक है। लेकिन इंडिया कर रहा है 2.38। अब देखिए, हम 5th नंबर पे इकोनॉमी है, लेकिन हम हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं, उनसे कम से कम 1/4। मतलब ये डॉक्टर साहब जो कहना चाह रहे हैं कि जो 5 देशों की हम बात कर रहे हैं, यदि उसमें हम हैं तो अमेरिका से हम चलते हैं, जर्मनी तक आते हैं। जर्मनी यानी कि 17% से 13% तक चलकर आते हैं। सेकंड नंबर पर अपने चाइना का भी जिक्र किया, 13% पे जर्मनी है। तो जर्मनी के बाद सीधे हम 2.38 पर आ जाते हैं। 2.38 पे आ जाते हैं जी। अनिल गोयल जी, आपसे सीधा सवाल है, क्या भारत जैसे एक विकसित देश के अंदर हेल्थ प्रायोरिटी पे नहीं है कि जो जर्मनी 13% खर्च कर रहा, हम अमेरिका को छोड़ देते हैं, जर्मनी को उसको छोड़ देते हैं, बाकी देशों को, जापान को छोड़ देते हैं, हम 2.38 पर ही हैं और हम आयुष्मान कार्ड से कवर करेंगे देश को? जावेद जी, नंबर 1 तो भारत विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। चलिए ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप अगर ये देखेंगे तो आज से 10 साल पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना अंतर है। आप जब कोई चीज बहुत नीचे से शुरू करोगे तो उसको एकदम ऊपर नहीं ले जा सकते, धीरे धीरे चीजों को ले जाई जाएगी। जैसे कि अभी आपने बताया, इस बजट के अंदर ही हेल्थ पर ध्यान रखते हुए जो बच्चे हैं, अगर आज हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे, तो कल भारत स्वस्थ होगा। एक बात ये, उस पर पूरी तरीके से मतलब प्राइमरी लेवल पर तैयारी करके आगे चल रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पर बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन डॉक्टर भी बनने में लगभग 10 साल का, 8 साल का, 10 साल का एक डॉक्टर बनने में समय लग जाता है। और एक डॉक्टर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज खोलने के अंदर एक अलग समय लगता है। आप ये देखेंगे, इस मतलब हमारी सरकार आने के बाद में, बीजेपी सरकार आने में
कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कितने हॉस्पिटल खुले हैं, कितने डॉक्टर तैयार होने, यानी आप हॉस्पिटल खोल लो, डॉक्टर नहीं है तो भी उन डॉक्टरों का लाभ नहीं मिलता, और डॉक्टर हैं हॉस्पिटल नहीं है तो भी, यानी दोनों चीजों को समावेश बना करके चीज को आगे बढ़ानी पड़ती है। और जब आज इसके साथ साथ में आप ये बात देखेंगे कि भारत ने 2 साल कोविड जैसी महामारी का भी सामना करा है, जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं था, पूरे विश्व के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आज हम डॉक्टरों को धन्यवाद करते हैं, वैज्ञानिकों को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन सब परिस्थितियों में कोविड काल के अंदर हम सबको निकाला है। और उस विकट परिस्थिति में भी हमारी जीडीपी सबसे तेज चल रही है, हम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सराहनीय काम है। हाँ, ये जरूर है कि जो काम अब हो रहे हैं वो काम आज से 50 साल पहले होते तो आज हम भी कहीं ना कहीं 10%, 12%, 8% जो भी आवश्यकता होती उस हिसाब से खर्च कर रहे होते। लेकिन अगर मानो चीज मतलब मानो अगर चीज बहुत मिनिमम नीचे, मतलब अनिल गोयल जी जो WHO कह रहा है कि बेडों की संख्या इतना होना चाहिए, आईसीयू बेडों की संख्या इतनी होना चाहिए, उस पर भी डाउट है जो WHO ने वादा किया है। नहीं, मैं डाउट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर बेड बनेंगे तो बेड हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे ना, तभी बेड लगेंगे ना, डॉक्टर भी बनाने पड़ेंगे उनको इलाज करने के लिए। अभी आप ही ये कह रहे हो कि हमारे पास जो है हिंदुस्तान के अंदर लगभग 1500, 1600, 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO से 1000 लोग पे एक डॉक्टर होना चाहिए। 1000 का ही जिक्र किया गया है सर, 1000 का जिक्र किया है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो इसलिए डॉक्टरों की भी आवश्यकता है। डॉक्टर भी एक रात में नहीं बनते जी, डॉक्टर बनने भी 8 से 10 साल मिलते हैं। डॉक्टर बनने हैं, केमिस्ट बनने हैं, नर्स बननी है, उनका हेल्पिंग स्टाफ बनना है, हॉस्पिटल बनना है, यानी इतना अधिक काम है जिसको हमारी सरकार तेजी से कर रही है। और जितनी तेजी से कर सकते हैं उतनी अधिक तेजी से करके आप देखेंगे बजट के अंदर भी कि हम आशा वर्करों द्वारा, आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा, यानी बिल्कुल नीचे से नीचे स्तर पर हम बच्चों को कैसे स्वस्थ कर सकें, हम लोगों को कैसे इलाज की सुविधा मुहैया करा सकें। और जैसे मानो टीकाकरण है, बच्चों को निरोगी रहे उनको टीकाकरण करवाना, पशुओं तक की चिंता करिए, पशुओं का टीकाकरण करवाना। और जो आप सर्वाइकल कैंसर की बात कह रहे हैं, जो एक नई बीमारी अब बच्चों में भी होने लगी है, तो इस तरह की जो चीजें नई डेवलपमेंट हो रही हैं, और उन सब परिस्थितियों में एक विकासशील देश होने के नाते भारत ने जितनी तरक्की करी, जिस हिसाब से आज का बजट है, अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट में बनाने में बहुत चीजों को सीमित हाथ होते हैं, अधिकार भी सीमित होते हैं, उन सबके बीच में से एक रास्ता निकालना होता है। और निश्चित तौर पर जो अगली सरकार आएगी वो सरकार इस पर पूरी तरीके से और अधिक काम करेगी, लेकिन 4 महीने का अंतरिम बजट में जो मैक्सिमम हम दे सकते थे, जो चारों तरफ पूरे समाज का ध्यान रखते हुए, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे महिलाएं हैं, सबका ध्यान रखते हुए हम इस बजट को लेकर के आए हैं। और आपने ये देखा होगा इस बजट के अंदर हमने महिला, किसान, गरीब, युवा सबको विकास की, सबको पर ध्यान दिया है और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया है। जैसे आप ये देखेंगे कि एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमने करोड़ों लोगों को जो है लोन दिया विदाउट इंटरेस्ट। नहीं, लोन दिया वो ठीक है अनिल गोयल जी, लेकिन हेल्थ को लेकर, हेल्थ सेक्टर में अनिल जी देखिए, हेल्थ में डॉक्टर बीपी त्यागी जो बीजेपी के नेता प्रवक्ता अनिल गोयल साहब कह रहे हैं, आप इनकी इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत हैं आप? देखिए, मैं माननीय गोयल साहब को ये कहना चाहूंगा कि एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो मैं अच्छा काम करूंगा, एनर्जेटिक रहूंगा, एफिशिएंसी मेरी अच्छी रहेगी, जो हमारे युवा हैं वो अच्छा काम करेंगे, आर्मी पर्सनल अच्छा काम करेंगे। हेल्थ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एजुकेशन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो सिस्टम है सारा, जो इतना बजट हमें दिया गया है, अगर हम इसी को माने कि चलो इस पे हमें काम करना है, लेकिन बीच में जो एक फैक्टर आ जाता है सुविधा शुल्क वाला, क्या उसको खत्म कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल बनता है। देखिए अनिल गोयल साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं सीधे सीधे देश को हेल्दी रखिए और हेल्थ बजट बढ़ाइए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो सरकारी अस्पतालों में या फिर महकमे में, जो हेल्थ से रिलेटेड महकमे है, उसमें सुविधा शुल्क चलता है। यदि आप एक सीटी स्कैन भी कराने जा रहे हैं तो वहां भी आपसे पैसे मांग लिए जाते हैं।
यदि आप छोटा सा टेस्ट कराने जा रहे हो, समय भी आपसे पियोन पैसे मांग लेता है, चपरासी पैसे मांग लेता है, या छोटा मोटा कर्मचारी पैसे मांग लेता है। यदि एक डॉक्टर जो है सरकारी अस्पताल में डॉक्टर जो है दवाइयां लिख रहा है तो कहता है बाहर के मेडिकल स्टोर से ले लेना। तो ये जो सुविधा शुल्क वाला जो एक चीज है, चलिए वो ठीक है, वो एक अलग बहस का मुद्दा रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि हेल्थ बजट बढ़ाया जाना चाहिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब अगली सरकार होगी और केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा तो हेल्थ को थोड़ा और बढ़ाया जाए, कम से कम 5% तक हम ले आए जो WHO कह रहा है। एक तो ये है। दूसरा जो कोविड का जैसे आपने जिक्र किया अनिल गोयल जी, कोविड से हमने बहुत कुछ सीखा कि हमारा जो देश है भारत, उसमें पॉपुलेशन का जो घनत्व कितना है और हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था। हमने कैसे लड़ाई जीती और जिसके अंदर हमारे डॉक्टर्स भगवान का रूप बनकर या भगवान स्वरूप बनकर हमारे सामने खड़े हो गए। दिन रात डॉक्टर्स ने काम किया है और मुझे अभी तक ये आंकड़े नहीं पता है कि हमने कितने डॉक्टर्स को या नर्सेस को या स्टाफ को खो दिया इस कोरोना के अंदर, जो इलाज करते करते चले गए। उनका मतलब उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। मैं तो इतना समझता हूं, कम से कम कोविड से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमने लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देखा था, दवाइयां तो बहुत दूर की चीज है। तो ऐसे में हमारे हॉस्पिटल कितने तैयार हैं। सरकारी अस्पतालों में आज भी कर्मचारियों का रवैया बहुत ही लचर है, कभी इक्विपमेंट नहीं होते, कभी मशीनें काम नहीं करती, कभी कुछ काम नहीं करता। ये समस्याएं दो चार आपको हैं। पहला नंबर लगवाना है तो उसके लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें अभी सरकारी हॉस्पिटल में ये सारी व्यवस्था, ये नहीं कहेंगे कि दुरुस्त करने की, बिल्कुल लाचार पड़ी हुई व्यवस्था है ये। तो ये जो हेल्थ बजट है, इसके जो इक्विपमेंट खरीदने के साथ साथ, उसकी फैसिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ, ये जो कर्मचारी हैं जो सरकार की योजनाओं को और नियत पर और ईमानदारी को पलीता लगा रहे हैं, इस पर भी काम करने की जरूरत है। जावेद जी, हेलो जावेद जी, जी नहीं, आपका एक एक प्रश्न बहुत गंभीर है, बहुत ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं चलता, भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है, और ऊपर से भ्रष्टाचार नीचे तक जाता है तो ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। हेल्थ सेक्टर के नहीं, बाकी सभी सेक्टरों में हम देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी का इलाज माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं, जिससे कि आज भ्रष्टाचारियों में बहुत बड़ी खलबली सी मची हुई है, बड़ी बेचैनी मची हुई है। और मैं एक बात कहने में मुझे संकोच नहीं है कि माननीय राजीव गांधी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे, वो कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे नीचे आ जाते हैं, यानी सुविधा शुल्क 85 पैसे सुविधा शुल्क में खर्च हो जाता था। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के टाइम में कहा है। या आज हम ये बात कहते हैं कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते तो 1 का 1 रुपया नीचे जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सुविधा शुल्क के नाम पर गड़बड़ियां नहीं हो रही, लेकिन उन गड़बड़ियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीरता पर काम कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की तरफ हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, और भगवान के आशीर्वाद से इसमें भी कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। और ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि आदमी स्वस्थ होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, बच्चा शिक्षित होगा तो भी देश आगे बढ़ेगा, और शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है, और इस पर सरकार दोनों विषयों पर काम कर रही है। अगर शिक्षा की बात करें तो NEP जो लाइन न्यू शिक्षा पॉलिसी जो आई है, वो कितने वर्ष बाद अभी हमारी सरकार ने ला करके इस काम को शुरू करा है, और जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड के रूप में हमने सुविधा देने की कोशिश करी है, और पूरी सरकार पूरी तरह सुविधा में लगी हुई है। लेकिन एक बात को डॉक्टर साहब भी मानेंगे और आपको भी मानना पड़ेगा, सच्चाई ये है कि हॉस्पिटल रातों रात नहीं बन सकते, डॉक्टर रातों रात नहीं बन सकते। इसके लिए मैक्सिमम 10 से 15 साल का समय, अगर हम दोनों को कंप्लीट करें तो लगभग 15 साल का समय लग जाता है। अगर हम आज, लेकिन अनिल गोयल जी, मैं आपकी बात में समझ गया अनिल गोयल जी। डॉक्टर बीपी त्यागी बैठे हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, जैसे अनिल गोयल साहब कह रहे हैं कि एक डॉक्टर को बनने में इतना समय लगता है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस और अस्पतालों में, हाँ जावेद, अस्पतालों को बनने में इतना समय लगता है, आप कितना सही समझते हैं कि ये तर्क सही है? ये तर्क जो दे रहे हैं मैं उसका जवाब देता हूँ जी। हमने 2018 में इस लाइन को ऑलरेडी हम पार कर चुके हैं,
कि 1000 बेड पे 1000 जनता पे एक एमबीबीएस डॉक्टर है, 1000 जनता पे 3 स्टाफ नर्स हैं। ये 2018 में हम साबित कर चुके हैं करके। अब क्या है कि उनको हमें अपॉइंट करना है। अब वो अपॉइंट कैसे होंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या जो हमारी पीएचसीज हैं, हमारी सीएचसीज हैं, उनमें अपॉइंट होना जरूरी है। डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, और मेडिकल कॉलेज भी अच्छे बन रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज भी अच्छे बन रहे हैं, पर उतने नहीं बन रहे हैं जितने वादे किए गए थे। जो वादे किए गए हैं वो हैं कि हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना था, वो नहीं बना है। लेकिन 3-4 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज है, इसको भी हम मान के चलते हैं कि चलिए ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर और नर्सिस हैं उनको कम से कम अपने जो सरकारी संस्थान है उनसे जोड़ें। और अगर वो डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर तैयार नहीं होते हैं बनने के लिए, तो हम जैसे जूनियर डॉक्टर को जोड़ लें। हम तो कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार हैं। देखिए गोयल साहब। हाँ जावेद जी, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2018 में इस लाइन को हमने पार कर लिया था, डॉक्टर्स तैयार हैं, सिर्फ उनको अपॉइंट करना है। इंटर्नशिप नहीं मिल पाती डॉक्टर्स को अस्पतालों में, उनको ट्रेनिंग नहीं हो पाती पूरी तरीके से, वो चक्कर काटते रहते हैं इधर से उधर, एग्जाम पास कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इसके बावजूद भी उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता। तो आखिरकार जब ये डॉक्टर्स पढ़ाई करने के बाद खाली बैठेंगे तो असर तो पड़ेगा ना हेल्थ सिस्टम पर। जावेद जी बिल्कुल ठीक है। अगर डॉक्टर खाली बैठे हैं तो भी दिक्कत होगी, और शिक्षक खाली बैठे हैं तो भी दिक्कत होगी। लेकिन मेरा जो ये कहना है कि अमूमन देखो, आप अर्थव्यवस्था के मामले में ले लो, भारत की स्थिति के मामले में ले, जो पहले में और आज में जमीन आसमान का अंतर है जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जमीन आसमान का अंतर है। जिस तेजी से अब हर क्षेत्र में भारत बढ़ रहा है, या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, तो हर क्षेत्र में हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और क्योंकि हम पहले बहुत अधिक पिछड़े हुए थे, तो उसमें आप एकदम हम विकसित देश बन जाएंगे, एकदम सब कुछ पूरा कर लेंगे, उसमें समय लगेगा। अब मानो डॉक्टरों के लिए भी है कि कहीं ना कहीं बजट भी इसके अंदर आड़े आता है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भी इसके अंदर आड़े आते हैं कि हॉस्पिटल तैयार है नहीं है, हमारा बजट कितना है, किस बजट के हिसाब से चलना होता है। गोयल साहब, आपने बीच में रोक रहा हूं, बहुत ही ईमानदारी से माना कि बजट आड़े आ जाता है, और इसी पे चर्चा है कि बजट आड़े क्यों आता है हेल्थ के लेकर। हेल्थ को लेकर सरकार, यानी ये जो हेल्थ सिस्टम है या लोगों की जो हेल्थ है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों नहीं है? जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, भाई हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर आओ ना। जबकि सर बजट भी पेश किया जा रहा है, अमाउंट भी बताया जाता है कि इतना सारी चीजें वो होंगी। अगर आप सरकार जो है अगर हेल्थ को थोड़ा सा बजट बढ़ा ले, तो जो मैं समझता हूं, चाहे वो इक्विपमेंट हो या मेडिसिन हो या फैसिलिटीज हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो और अच्छा हो जाएगा और आदमी ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से जिएगा, अच्छे से काम करेगा, खुशहाली बढ़ेगी। अब बीमार आदमी से अब देश की जीडीपी में या देश के डेवलपमेंट में क्या योगदान की उम्मीद करते हैं? आपका सारा समय तो उसकी तीमारदारी में निकल रहा है। मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर साहब? अनिल जी बिल्कुल। जावेद जी मैं मेरा देखो, जब बजट का जो विषय है वो इन ऑल बजट की बात है। बजट में भी मानो हमारे पास जो भी बजट है उसमें हमें रक्षा क्षेत्र में भी खर्च करना है, शिक्षा क्षेत्र में खर्च करना है, हेल्थ क्षेत्र में भी खर्च करना है, सिक्योरिटी में खर्च करना है, आंतरिक व्यवस्थाओं में, सुरक्षा में खर्च करना है। अगर जब बजट सरकार को बजट बनाना होता है, हर क्षेत्र के अंदर उस बजट में से ही कुछ परसेंट उसको देना होता है। मानो अगर हमारे पास तो आज जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से देश में संसाधन बन रहे हैं, आज आप देखो सड़कों का कितना अधिक निर्माण हो, कितना तेजी से निर्माण हो रहा है, वो भी एक बहुत आवश्यक चीजें हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, ये योजना वो योजना, बहुत अच्छी बात है। क्या इसमें स्वस्थ आदमी की डिमांड है या नहीं है देश को? मैं पूछ 100% है ना। जावेद जी, अभी जैसे भी आपने कहा, मैं कह रहा हूं सरकार खुद कह रही है, खुद उन्होंने कहा है कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है ना, पहले से बढ़ गया जीएसटी का कलेक्शन। और जो पैसा आया है, जो लोगों ने पैसा दिया है सरकार को, उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छे ढंग से और विवेक के साथ इसको खर्च करेंगे। यानी कि पैसा देश का ही है ना, सरकार उसको सही ढंग से मैनेज कर रही है, खर्च करेगी।
और हम ये समझना चाह रहे हैं कि सरकार अगर थोड़ा सा हेल्थ पे बढ़ा दे, लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। क्या दिक्कत है? जावेद जी देखो, मैं मुझे कहने में संकोच नहीं है कि अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए महीना की है तो मुझको अपने घर के खर्चे को 20,000 रुपए महीना में ही समेटना पड़ेगा जी। कहीं पे उसको उसी हिसाब से बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की आवश्यकता है। आप किसी भी चीज की को आप कमतर नहीं आ सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये देखा, हमने दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए कि पहले हम बच्चों को स्वस्थ रहे, आज गर्भवती महिलाओं को हमने पौष्टिक आहार बांटा है, बच्चों को पौष्टिक आहार दे रहे हैं पूरी, उसके अंदर हमारे बच्चे स्वस्थ हों, और गर्भवती महिलाएं ने जो गर्भ में बच्चा पैदा हो वो भी स्वस्थ बच्चा पैदा हो, वो भी पौष्टिक आहार उसको दिया जा रहा है, कहीं कोई कमजोरी ना हो। अब जैसे आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, उन सबके माध्यम से चीजों को नीचे तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, और यहाँ तक कोशिश हो रही है। आप ये देखेंगे कि भारत संकल्प विकास यात्रा के अंदर हर केंद्र में मेडिकल कैंप लगवाना, पौष्टिक आहार की बैग बंटवाना, महिलाओं को बैग देना, बच्चों को जिनको पौष्टिक आहार की जरूरत है उनको डॉक्टरी जांच करके उनको पौष्टिक आहार देना, ये सरकार पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर इस पर काम कर रही है। ठीक है। और इतना काम कर रही है कि जिससे आज पूरे देश में ये व्याप्त है कि आज कम से कम सरकार गरीबों के पास तक आकर के और पौष्टिक आहार खिलाकर बच्चों को भी स्वस्थ करने पर ध्यान दे रही है, महिलाओं पर स्वच्छता पर ध्यान दे रही है। वो ठीक है कि जितनी आवश्यकता है उतनी आज देश को जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं, लेकिन जितना हम अपने संसाधनों से अधिक कर सकते हैं वो जरूर कर रहे हैं पब्लिक के लिए। बिल्कुल, यानी कि हम ये उम्मीद करें कि जो सरकार जो है अगला केंद्रीय बजट पेश करेगी, अगली सरकार का है ना, मई जून के बाद, तो उसमें हम ये उम्मीद करें कि हेल्थ पे बजट अच्छा आएगा, राहत मिल सकती है, थोड़ा बढ़ेगा, है ना जी। सरकार जिस तरह की नियत और दिखा रही है कि हम ऐसे से खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये बजट हमें मिला है और ये सब कुछ है, अनिल गोयल साहब कह रहे हैं, आपने सुन लिया कि सरकार जो है इसको बढ़ाएगी आगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने सब सुन लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं बस एक आश्वासन लेना चाहता हूँ गोयल साहब से जी कि जो माननीय मोदी जी ने 55 करोड़ आयुष्मान कार्ड बांटे हैं और जो इतने जनौषधि केंद्र खोले हैं, क्या जनौषधि केंद्र इसलिए खोले हैं कि वहां कोई दवाई लेने जाए और उसको बाहर के मेडिकल स्टोर की पर्ची सौंप दी जाए, वहां चले जाइए, यहाँ दवाई नहीं है? या जो आयुष्मान कार्ड है वो 55 करोड़ को लाभ मिल रहा है, उसमें से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? बिल्कुल यही सवाल था सर मेरा, कि आज भी सर गांव देहात में लोग पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है इस कार्ड का कहाँ प्रयोग करना है। अगर वो जाते भी उनसे मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो सामने वाले जो उनकी चाहे तीमारदार हो या परिवार के लोग हों, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर इसकी सुविधा में कैसे उठानी है। जी वही उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि 55 करोड़ को अगर वो सुविधा मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। जितने जनौषधि केंद्र खोले हैं, अगर वो समय औषधियां मिल जाए उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अब माननीय मोदी जी इतना अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर वो हमें जमीनी स्तर पर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? बताइए गोयल साहब। नहीं जावेद जी, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन आप एक बात माने कि जो चरमराई हुई व्यवस्था है, जो पूरी तरीके से उसको हम आज जागरूकता की जरूरत है, आज शिक्षित होने की भी जरूरत है। अब जिस तरीके से हमको संकल्प विकास यात्रा, भारत की विकास यात्रा का हमने रैली निकाली है, उसके अंदर हमारे सांसदों ने खुद जाकर के कि जो हम ऊपर से सामान नीचे भेज रहे हैं, आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप पर पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, इसकी जो इस तरह का जो है वो देश में पहली बार भाजपा के सांसदों द्वारा, सभी सांसदों की बात कर रहा हूँ, ये करा गया विकास यात्रा के साथ जाकर के वहां पर कैंप लगाना, वहां के लोगों से मिलना, उनको पौष्टिक आहार देना, महिलाओं को पौष्टिक आहार देना, डॉक्टर में ये कराने के साथ साथ हम वहां पर उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही तो कहां पर नहीं मिल रही है, और उसको हम उनको शिक्षित करके कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, हम क्या क्या मदद कर सकते हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता वॉलंटरी तौर पर भी इस बात के अंदर पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं कि देश के संसाधनों की सुविधा देश की जनता को मिले, और उस जनता को मिले जिनको बहुत अधिक आवश्यकता है, ये भी कहीं किसी भी के भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए। तो आज जितना मतलब व्यवस्था इस चीजों को ठीक करने की कोशिश करी जा रही है, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अपने आप के साथ साथ भी वो पूरी तरीके से राज्य सरकार हो चाहे सांसद हो, सब पर पूरी तरीके से उनका अंकुश है
कि मुझको भारत आगे बढ़ाना है, किसी को ना मैं खाली खुद बैठूंगा ना आपको बैठने दूंगा, और पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके देश को विकसित देश बनाने के संकल्प पर चल रहे हैं। चहुमुखी देश का विकास हो, हर चीज हर क्षेत्र में देश आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, आप सहमत हैं जो उन्होंने कहा कि चरमराई हुई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए जो है इस ऊपर से लेकर नीचे तक, सांसद तक, है ना, कार्यकर्ता तक केंद्र की सरकार काम कर रही है और कैंप लगाए जा रहे हैं। आप सहमत हैं कि ये कुछ हो रहा है जमीनी स्तर पर? नहीं, मैं इस बात से इसलिए सहमत हूं कि मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको जी कि हमारे जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं गाजियाबाद में, मैं गाजियाबाद का उदाहरण दे रहा हूँ जी, गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि इलेक्शन के टाइम पे नजर आते हैं। नहीं, और सांसद या विधायक? नहीं, सांसद। अच्छा, ठीक है। विधायक तो यहाँ रहते ही हैं, लेकिन वो इन सब चीजों में कैंप में काम करे नहीं करे वो नजर नहीं आता। लेकिन जो हमारे सांसद जी हैं वो तो फोन उठाना पसंद नहीं करते हैं, और वो तो जो जमीनी स्तर पर काम करने की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप को यही समझते हैं कि मैं तो आर्मी का जनरल हूँ, अभी भी जनरल हूँ। तो ये बात माननीय मोदी जी जरूर उनको बोलते होंगे कि अपने अपने राज्य में या अपने अपने एरिया में जाके काम करिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जनप्रतिनिधि जो इस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। लखनऊ से फोन कराते हैं, मेरी तख्तियां लगवाइए, हर उद्घाटन उनके थ्रू होना चाहिए। यहाँ अस्पतालों की बात आती है, 4 अस्पताल बनने थे, एक नहीं बनाए अभी तक। उसकी अगर कोई हम उनको एप्लीकेशन देते हैं तो वो कार्य चल रहा है। तो ये जो बात है, माननीय मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत पे पानी कौन फेर रहा है, जवाब यहाँ देना है। वही सर ने बताया कि किस तरह से बीच में बैठे लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या वरिष्ठ अधिकारी हो, किस तरह से उन योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर शायद इसीलिए सरकार की चिंता है और वो सोच रही है कि कैसे इस सिस्टम को ठीक किया जाए, कैसे इन कर्मचारियों से या अधिकारियों से काम कराया जाए, या फिर ऐसे लापरवाह लोगों को कैसे ठीक किया जाए। समस्या यहीं पर है। अब जिस तरह से बजट आया है और उस पर हम उम्मीद कर रहे हैं, और गोयल साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है। गोयल साहब, मुझे उम्मीद है कि आप डॉक्टर बीपी त्यागी की इस चिंता को जो है सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, और हमारे चैनल के माध्यम से भी ये आवाज सरकार तक पहुंचेगी कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की भी आवश्यकता है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बजट आया है वो हमें एक आशा की किरण दिखाता है कि पिछली बार थोड़ा बड़ा हुआ है। तो अगले जो केंद्रीय बजट में ये और बढ़ोतरी होगी, इसके अंदर सब कुछ होगा। ये पहले बजट से 13% बढ़ के आया है, ये अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है कि सरकार ने बढ़ाया है, इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। और जो WHO कहता है 5% होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि अगले टर्म के अंदर 5% का जो लाइन है उसको हम टच कर जाएंगे। जावेद, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी जी। तो मैं सिर्फ चलने से पहले एक लास्ट कमेंट जो है आप दोनों से लेना चाहता हूं इस बजट के ऊपर। कितने खुश और कितने नाखुश? सबसे पहले डॉक्टर बीपी त्यागी आपसे, क्योंकि फिर बाद में अनिल गोयल साहब का। वो देखिए, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल से देखता हूं तो इतना खुश नहीं हूं, लेकिन अगर मैं इंडिया के एंगल से देखता हूं, अगर ये पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कोई सुविधा शुल्क बीच में ऐड नहीं होगा, तो फिर भी हम अच्छा कर पाएंगे। और 13% बढ़ के आया है, ये अच्छी बात है, आगे शायद और बढ़ जाएगा। लेकिन जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, अगर उस पर जमीनी स्तर पर काम होगा, हमारे कार्यकर्ता अच्छा काम करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि अच्छा काम करेंगे, तो मैं फिर वेलकम करता हूं इस बजट का जो बढ़ के आया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप वेलकम करते हैं, खुश हैं कि 13% बढ़ा है, ठीक है ना जी। बाकी वो चिंताएं हैं वो अनिल गोयल साहब सुन रहे हैं, वो सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी बात को। गोयल साहब, अब आपका लास्ट कमेंट, फिर इसके बाद चर्चा को समाप्त करते हैं। जावेद जी, सही मायनों में जिन परिस्थितियों में बजट पेश हुआ है, जिस सिस्टम से बजट पेश हुआ है, बहुत बढ़िया बजट पेश हुआ है, और पूरे देश के हर व्यक्ति तक को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश हुआ है, और बहुत बढ़िया बजट है, और देश को आगे ले जाने वाला बजट है।
और निश्चित तौर पर जब दोबारा बजट पेश होगा वो इससे भी और बढ़िया होगा और अधिक संसाधनों से हम आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर त्यागी जी का जो बिल्कुल उनकी जो शंकाएं हैं वो 100% ठीक हैं। सरकार पूरी तरीके से उन शंकाओं के भी निवारण पर ध्यान देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अनिल गोयल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर बीपी त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार पूर्वक जाना कि जो आज बजट, अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, उसमें हेल्थ को लेकर कितना बजट बढ़ा है, कितना घटा है, जो सुविधाएं हैं उन्हें कितनी जो है उन्हें कितनी तवज्जो दी गई है, और क्या क्या इसमें जरूरत है, काम करने की कितनी जरूरत है, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो अभी तक धरातल पर नहीं है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ। देश और दुनिया की जानकारी हर पल, कब क्या हुआ सूबे में, सूचना हर दम, गांव-गांव, शहर-शहर की हर हलचल, तीज त्योहार, संस्कृति के हर रंग। आर्या न्यूज।